हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बहुत चार्ज अप हो गए अपने अकाउंट्स के एग्जाम के लिए। उसी के लिए मैं आपके सामने बार बार रिवीजन वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे अपने रिवीजन सीरीज को टॉपिक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और छोटा सा टॉपिक है। उसको फटाफट से हम रिवाइज करेंगे और जैसे कि हमारा ट्रेंड है उसके बाद हम एक मास्टर क्वेश्चन को लेके अपनी प्रैक्टिस करेंगे और इवेल्युएट करेंगे कि हमको ये चैप्टर कितने अच्छे से आता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स क्यों बोला जाता है। इनको प्रेफरेंस शेयर्स इस वजह से बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर इनको दो प्रेफरेंस मिलती हैं। फर्स्ट, एक इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है जो इक्विटी शेयर्स को गारंटेड नहीं होता, और दूसरी चीज इनको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे भी एक प्रेफरेंस दी जाती है। ओके, जिस वजह से इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला जाता है। ओके, ये तो बात हुई इन शेयर्स के नामकरण की कि क्यों इनका ऐसा नाम रखा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको रीपेमेंट वगैरह कहाँ से हो पाएगी। ओके, इनको हम कहाँ से रीपेमेंट करेंगे, ये सब आपको रूल्स पता होने चाहिए। तो कंपनी में रिडीम प्रेफरेंस शेयर कहाँ कहाँ से हम इनको रिडीम कर सकते हैं? ओनली या तो वो जो टर्म्स हैं जिसके बेस पे वो इशू हुए हैं, तो मैं लिखता हूं ऑन द टर्म्स ऑन विच दे हैव बीन इशूड। इशू करने से पहले जिन टर्म्स पे आपने उनको बोला था कि आपको पेमेंट करेंगे, या तो उस बेसिस पे करोगे, वो कुछ भी बेसिस हो सकता है, या फिर वो वेरी भी कर सकता है बेस्ड अपॉन अप्रूवल फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कुछ अप्रूवल दे दें, किसी चीज के ऊपर कोई चेंजेस है और वो मान जाए, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, वैसे इसको अगर हम सोर्सेज की बात करेंगे, सोर्स कहाँ से होंगे इनको रिडीम करने के लिए, अगर रिडीम करने भी हो तो पैसा कहाँ से आएगा, तो सबसे पहले सोर्स ऑफ रिडम्पशन रहेगा प्रॉफिट्स। जो आपके प्रॉफिट्स हैं वहां से सोर्स करोगे, जो आप कमा रहे हो पैसा उसी में से तो आप सबसे पहले उनको दोगे। जो बांटने लायक प्रॉफिट्स हैं तो आप इसको बोल सकते हो डिविजिबल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कौन से? डिविजिबल। या फिर और आप कहां से करोगे? अगर आपने कोई न्यू इशू निकाला, न्यू इक्विटी का इशू निकाला इसी को रिडीम करने के लिए, तो देखो न्यू इशू स्पेसिफिकली मेड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो हम यहां से भी इनको रिडीम कर सकते हो। ओके, तो ये दो सोर्स हैं जहां से हम इक्विटी, जहां से हम प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। एक प्रॉफिट से जो डिविजिबल प्रॉफिट होंगे, या फिर एक न्यू इशू निकाल लो जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, मतलब इसकी टोपी उसके सर, इसको पेमेंट करनी है तो वहां से पैसा उठा लिया। ओके, और भी कुछ कंडीशन उसके बारे में भी बात करते हैं। वो क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, ओनली फुली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। मतलब जो फुली पेड है, जिन्होंने अपना पूरा पैसा दे दिया अप टू लास्ट कॉल, उन्हीं को आप रिडम्पशन करोगे। अगर कुछ पेंडिंग है तो आप उनकी रिडम्पशन नहीं कर सकते, या आप उनकी रिडम्पशन तब कर सकते हो जब हम पहले उनको कॉल अपाउंट करेंगे। मान लो एक फाइनल कॉल ₹2 की नहीं है अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, तो आप पहले उसको कॉल अपाउंट करोगे तभी आप उनको पेमेंट करोगे। या फिर शॉर्ट में बोलें तो पार्टली पेड अप शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, इनको रिडीम नहीं किया जा सकता। फाइन। इसके बाद बात करते हैं, अगर आप जो रिडम्पशन कर रहे हैं वो प्रीमियम पे है, तो आपको प्रीमियम भी देना पड़ेगा रिडम्पशन के टाइम पे। तो वो जो प्रीमियम है उसके लिए पैसा कहां से आएगा? क्या उसके लिए कुछ अलग रूल्स है? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम, कहां से आएगा इसका पैसा उसकी हम बात करते हैं। या तो फिर से वही, क्या वही प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी प्रॉफिट जितने कमा रही है तो उसी में से आप वो पैसे को भी मैनेज कर लोगे जो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑन प्रीमियम देना है। या फिर जो आपने इश्यू के टाइम पे प्रीमियम लिया होगा उसको हम क्या बोलते थे सर? उसको हम बोलते थे एसपीआर। यस, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, उसको भी आप यूज कर सकते हो टू पे द प्रीमियम अमाउंट ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रीमियम से प्रीमियम को पे किया जा सकता है। लेकिन आपको कंपनीज एक्ट 2013 ने शेयर होल्डर्स को एडिशनल सिक्योरिटी, एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए एक रिजर्व और बनाने को बोला, जिसका नाम क्या होता है? जिसका नाम होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में बोले तो सीआरआर।
पर ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितने अमाउंट का बनाना होता है और किस बेसिस पे बनाएंगे, उसके बारे में भी कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, आपको एक सीआरआर भी बनाना पड़ेगा, कब बनाना पड़ेगा और क्यों, और कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पर एक्ट बोलता है जो आपने नॉमिनल वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, उसको देखो, दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम। और अगर आपने जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं रिडम्पशन के लिए, उसकी फेस वैल्यू कम पड़ जाती है, तो लेस करो नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू टू बी मेड। अगर वो कम पड़ती है तो जो डिफरेंस है, जितना अमाउंट कम पड़ रहा है, उसी की सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज एक्ट 13 बोलता है उतना अमाउंट अब सीआरआर का बना लो, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का उतना ही अमाउंट आपको क्रिएट करना है। ओके, जितना शॉर्टफॉल आपके इशू ऑफ शेयर्स से हो रहा है जो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कर रहे हैं। ओके, तो सीआरआर आप इशू कर सकते हैं फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर ऑल्सो, आप उसके लिए भी सीआरआर को मेंटेन कर सकते हैं। फाइन, इसके बाद हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज की कि क्या क्या जनरल एंट्रीज रहने वाली हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले, अगर कोई अनपेड कॉल है, कोई कॉल के पैसे अभी नहीं आए, तो अनपेड कॉल की क्या एंट्री होगी। अनपेड कॉल के पैसे मंगाने के लिए तो अनपेड कॉल की यहां पर एंट्री हो जाती है प्रेफरेंस शेयर, मैं मान के चल रहा हूं लास्ट कॉल अनपेड है, फाइनल कॉल डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फाइन, ये हमने ऐसी एंट्री बहुत बार की है। और जब आपको इसका अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है तो उसकी एंट्री क्या करोगे। जब आपको इसका अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है तो आप इसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ओके, और अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह को बेच के अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, और उसको आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में यूज करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट को सेल करने की क्या एंट्री होगी, उसके बारे में बात करते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फॉर रिडम्पशन। तो आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा और उस पैसे से आप रिडम्पशन के अंदर उसको यूटिलाइज करेंगे, तो एंट्री होगी जितना अमाउंट आपको बेच के मिला दैट इज बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेचा एट सम लॉस, बिकॉज जनरली वो लॉस पे सेल हो जाती हैं, तो P&L अकाउंट को आप डेबिट करोगे, इधर वो रिप्रेजेंट करेगा लॉस। आपकी इन्वेस्टमेंट जितने की आपकी बुक्स में वैल्यू रखती है उतने से क्रेडिट हो जाएगी, और इनकेस अगर आप उसको गेन में बेचते हैं तो P&L हो जाएगा क्रेडिट, दैट इज गेन के अमाउंट से। दोनों में से एक चीज अपीयर करेगी, आइदर लॉस और गेन। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप कोई न्यू इशू निकालते हैं जस्ट फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो उसकी क्या एंट्री करेंगे, न्यू इशू फॉर फंडिंग ऑफ रिडम्पशन। इसकी क्या जनरल एंट्री होने वाली है, इसकी एंट्री होगी आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड। चलो मैं मान के चलता हूँ जो आप इशू निकाल रहे हो या आप प्रीमियम पे निकाल रहे हो, तो इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। देखो कितनी बेसिक एंट्री, तो आप कब से करते हुए आए हो, जब से आपने कंपनी की अकाउंटिंग स्टार्ट की है, सीखनी। उसके बाद जो आपको अमाउंट ड्यू करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उनकी कैपिटल का अमाउंट, उसकी एंट्री क्या होगी, अमाउंट मेड ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसकी एंट्री हमारे पास हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे कर रहे हैं तो कैपिटल हो जाएगी डेबिटेड, क्योंकि अब आपके ऊपर से लायबिलिटी हट रही है। अगर आपको प्रीमियम भी पे करना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी करेंगे डेबिटेड, और पूरा अमाउंट क्रेडिट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आपके ऊपर अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई। आपको अमाउंट पे करना है टुवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके जी। और फिर हम बात करते हैं जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इसका पैसा कहां कहां से आ सकता है हमारे पास, इसके लिए फंडिंग हम कहां कहां से उठाएंगे। तो लिखो प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहला प्रायोरिटी अगर आपके पास पड़ा है, मैंने आपको अभी भी बताया हम किसको यूटिलाइज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूज करेंगे प्रीमियम और रिडम्पशन को पे करने के लिए। अदरवाइज अगर प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट को भी यूज कर सकते हैं।
कोई जनरल रिजर्व है तो बाद में उसको भी कर सकते हैं, बिकॉज जनरल रिजर्व कॉमन है, वो कहीं भी हो जाएगा, तो हम उसको स्पेसिफिकली यहीं पे क्यों करें, वो और भी कहीं हो सकता है। यहाँ आपके लिए स्पेसिफिकली आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, तो उसी को हम यूज पहली प्रायोरिटी देते हैं, या फिर कोई और भी आपके पास रिजर्व पड़ा हो। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, फाइन, ओके। उसके बाद जब हमें पेमेंट करनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, तो उसकी एंट्री, पेमेंट मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अब जो हमने क्रेडिट किए थे लास्ट एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे, बिकॉज अब हमारी लायबिलिटी उतर रही है, और क्या जा रहा है हमारे यहाँ से, बैंक का बैलेंस जा रहा है, तो क्रेडिट कर देंगे बैंक को। उसके बाद जो आपका सीआरआर का अमाउंट है आप उसको ट्रांसफर करोगे जितना रिक्वायर्ड होगा, वो कितना रिक्वायर्ड होगा उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर एक मास्टर क्वेश्चन पे आएंगे और उससे उस चीज को और क्लियर कर लेंगे। तो लास्ट लिखो, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, और सीआरआर पे अमाउंट ट्रांसफर करने की भी फंडिंग कहाँ से होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके लिए तो बेसिकली कोई भी रिजर्व आपके लिए चलेगा, तो पी एंड एल हो तो वेरी गुड, जनरल रिजर्व हो अगेन गुड, या फिर कोई और भी आपके पास रिजर्व हो वो भी यहाँ पर वर्क करेगा, और इससे आप अपने सीआरआर को क्रिएट कर पाएंगे। सीआरआर की फुल फॉर्म इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चलो जी, बहुत बातें कर ली रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, मोर और लेस सारे ही रूल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब फटाफट से आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ओके। और वो क्वेश्चन है ये, मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ो और खुद से 5 to 10 मिनट दो विदाउट माई इन्वॉल्वमेंट, और इसको एक बार आप ट्राई करो, ओके। और श्योरली फिर मैं आपको बहुत जरूर आपके साथ डिस्कस करूंगा और बात करेंगे हम कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। एक बार आप इसको सेल्फ रीडिंग दो, बिकॉज एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ही को वो पढ़ना पड़ेगा, तो स्टार्ट रीडिंग इट। चलो करें स्टार्ट। ओके, तो मैं भी आपको अभी साथ साथ पढ़वाता हूँ क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 31 March 2003 इज एज फॉलोज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 2,90,000, रिजर्व एंड सरप्लस 48,000, करंट लाइबिलिटीज में है ट्रेड पेबल दैट इज 56,500, टोटल इज 3,94,500। एसेट साइड पे चलें तो सबसे पहले आती है टेंजिबल एसेट 364,500, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू 18,500, करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें भी बैंक बैलेंस है 31,000 and total is 394,500. The share capital of the company consists of rupees 50 each, equity shares of rupees 2,25,000. तो नॉमिनल वैल्यू शेयर की कितनी है 50 रुपीज की, और 2,25,000 टोटल अमाउंट है। अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको 50 से तो आई विल गेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो वो कितने आ गए, वो मेरे पास आ जाते हैं 4,500, ओके। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाते हैं यहाँ पर 4,500, एंड ₹100 इज प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹65,000। तो ये तो बहुत सिंपल है, 65,000 डिवाइड बाय 100 इट कम्स टू 650 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इश्यूड ऑन 1 April 2001। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइजेस पी एंड एल अकाउंट ओनली। तो ये जो आपको रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ पर दिख रहा है चमकता हुआ, ये खाली और खाली क्या है, पी एंड एल अकाउंट है, मतलब ये प्रॉफिट्स हैं आपके। आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करने के लिए, और वो भी किस पे करने हैं, देखो एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, आपको 10% प्रीमियम पे प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है। कंपनी ने डिसाइड किया कि इन्वेस्टमेंट बेच देंगे पहली बात तो, और 15,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। तो देखो 18,500 की इन्वेस्टमेंट 15,000 की बेच रहे हैं, तो क्या हुआ, लॉस हो गया हमें, तो इसकी हमको एंट्री करनी पड़ेगी। और टू फाइनेंस पार्ट ऑफ रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 12,000, कुछ पैसा कंपनी के फंड से उठाएंगे जिसमें बैंक बैलेंस 12,000 का बचा रहेगा। अभी हमारे पास बैंक बैलेंस है 31,000 का, 31,000 का, 12,000 का हमको अभी भी बचाना है, दैट मीन्स 31,000 माइनस 12,000, हम 19,000 को यूज कर सकते हैं, ओके जी। और उसके बाद कह रहे हैं इशू करना है मिनिमम इक्विटी शेयर्स 50 रुपए के एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर टू रेज द बैलेंस ऑफ फंड रिकॉर्ड। जितनी कमी पड़ती है उसके बाद भी उसके लिए इक्विटी शेयर इशू कर देंगे 50 रुपए के और 10 रुपए प्रीमियम पर।
पास करो नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस और बैलेंस शीट बनाओ एज ऑन कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। तो इस क्वेश्चन में वो सारे गुण हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए काबिल रखते हैं, सारे पॉइंट हैं। इन्वेस्टमेंट को भी बिकवा दिया, एक बैंक बैलेंस के लिए भी रिक्वायरमेंट रख दी और बाकी के लिए इक्विटी शेयर इशू करने के लिए भी बोल दिया। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आई होप आपकी प्रिपरेशन ऐसी होगी कि आप इसको कर पा रहे होंगे और आपका कॉन्फिडेंस इस क्वेश्चन को देख के बूस्ट हो रहा होगा। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। और उससे पहले मैं इसके बारे में वर्किंग नोट आपके सामने रखना चाहूंगा। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमें इक्विटी शेयर्स हमको इशू कितने करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहां पे लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू। ओके, सबसे पहले तो ये देखो भाई, रिडम्पशन करना कितने अमाउंट का है। तो अगर मैं देखूं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पर कितनी है, उन्होंने बोला शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स हैं 65,000 के और इनको रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन 65,000 तो लिया ही था, 10% और देना है। तो कितना हो गया जी, ये हो जाता है 71,500। इन्वेस्टमेंट बेच देंगे 15,000 तो वहां से आ जाएंगे, लेस करो इन्वेस्टमेंट सोर्स। अभी मैं कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहा, अभी मैं सारा हिसाब किताब यहीं पे लगा लूंगा। 15,000 रुपये की फंडिंग यहाँ से हो गई, ठीक है जी। और बैंक बैलेंस कहने यूज कर लो, और 12,000 लेकिन तभी भी बचना चाहिए। तो देखो बैंक बैलेंस यूटिलाइजेशन कितना यूटिलाइज हो जाएगा, 31,000 का आपका बैंक का बैलेंस है और वो कह रहे हैं कि आपको 12,000 रुपये अभी भी रोक के रखने हैं। तो 31,000 लेस 12,000 दैट मीन्स 19,000 आई कैन यूटिलाइज, आई कैन यूज फॉर रिडम्पशन पर्पज। इसके बाद देखो कितने के आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उतने ही रिक्वायरमेंट के लिए हम इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे। 71,500 लेस 15,000 लेस 19,000 इट बिकम्स 37,500। और कह रहे हैं जो आपको इक्विटी शेयर इशू करना है वो 50 रुपए का इशू करना है और 10 रुपए का प्रीमियम उस पर होगा। दैट मीन्स उसकी पूरा जो अमाउंट है वो 60 रुपीज हो जाएगा। तो लिखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड 37,500 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 10, ये हो गया 625 इक्विटी शेयर्स। ये आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए और एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इसको ऐसे ही लिखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका मेन पार्ट जिसके मार्क्स हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज। ओके, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले हम एंट्री यही करेंगे जो हमने इक्विटी शेयर इशू करने हैं। वैसे आप आगे पीछे भी कर सकते हो बिकॉज इधर कोई डेट है नहीं और आपको सबकी फंडिंग करनी है अलग अलग करके, तो आप जैसे मर्जी यहाँ पर एंट्रीज को पास कर सकते हो। ओके, तो देखो सबसे पहले एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। देखो जी कितने शेयर इशू करने हैं, अभी हमने कैलकुलेशन करी, वर्किंग नोट में 625 आया, तो टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा 625 इंटू 60 रुपीज। देखो कितना आता है, ये आ जाता है 37,500। और इक्विटी शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी थी, 50 रुपीज, तो 625 इंटू 50 एंड 10 रुपीज़ का हो गया आपका SPR। यहाँ पर आ जाएगा 31,250 एंड यहाँ पर आ जाएगा 6,250। फाइन, बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को बेचने की एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड। ओके, कितने की बेच रहे हैं, 15,000 की, और है कितने की, 18,500 की, टू इन्वेस्टमेंट्स।
क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, P&L को डेबिट करो 3,500 being investment sold at a loss of 3,500. ओके, इसके बाद क्या करें, इसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ड्यू करते हैं जितना हमने उनको अमाउंट देना है। ये भी हमने कैलकुलेट किया था वर्किंग नोट में स्टार्टिंग में कि कितना अमाउंट ड्यू है उनका। 65,000 तो उनका फेस वैल्यू है शेयर का और 10% आपने रिडम्पशन पे उनको पेमेंट करनी है। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 65,000, 10% प्रीमियम, टोटल अमाउंट 71,500। फाइन, इसके बाद इसकी हम पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिटेड टू बैंक ओके फाइन। और जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रीमियम है उसको भी हम यहाँ पर यूटिलाइजेशन करेंगे जहाँ से हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर देखो उन्होंने बोला आपके पास जो बैलेंस है रिजर्व एंड सरप्लस में वो प्रॉफिट का, तो उसी प्रॉफिट के बैलेंस को हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। P&L अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम जनरली यहाँ पर इसलिए SPR को यूटिलाइज नहीं करते बिकॉज ऑल्दो हमारे पास यहाँ पर डेट्स नहीं है, बट यू नो दैट हमने इशू भी उसी पर्पस के लिए किया है। पहले तो हमने इक्विटी शेयर इशू नहीं किए थे, तो अगर वो बाद में इशू होंगे तो हम उसको यहाँ पर यूटिलाइज एकदम नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने जो ओल्ड हमारे पास प्रॉफिट बचा हुआ है हमारी जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रहा है उसी को यूज करा है फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ओके जी, अब हम बात करते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज CRR की, कि कितना हमें यहाँ पर CRR क्रिएट करना है और अगर कुछ क्रिएट करना है तो उसका कितना अमाउंट रहेगा। कंप्यूटेशन ऑफ CRR। देखो नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड कितनी है, मैंने आपको बोला है सिंपल सी स्टेटमेंट आपको यही समझनी है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड, डिफरेंस इज CRR। ओके, लेस नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। बताओ जी फटाफट से कितना प्रेफरेंस शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू थी जो आपको रिडीम करनी है, 65,000। और जो आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं वो 625 किए हैं और उसकी जो नॉमिनल वैल्यू वो 50 है, 10 रुपीज़ तो प्रीमियम था, तो 625 इंटू 50 कितना हो जाता है, ये हो जाता है 31,250 रुपीज़। तो बताओ जी कितना CRR आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ CRR बनाना पड़ेगा 33,750 रुपीज़। ओके, तो अब हम इसकी भी एंट्री पास करेंगे। P&L अकाउंट डेबिटेड टू CRR 33,750। तो यहाँ पर हमने अब सारी की सारी जर्नल एंट्रीज कर ली हैं। इन्हीं की हेल्प से हमको क्या बनाना पड़ेगा, हमको बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर रिडम्पशन। तो इससे आपकी बैलेंस शीट प्रिपरेशन भी की भी आपको एक रिवीजन हो जाएगी कि कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, बिकॉज ये बहुत सारे चैप्टर्स में आपको यहाँ पर बनानी पड़ती है। तो आप फटाफट से बैलेंस शीट के फॉर्मेट को बनाएं और उसके बाद हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करें। बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट। ओके, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वन शेयर होल्डर्स फंड्स, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस। आई होप आपको इसकी पूरी की पूरी स्टोरी लर्न होगी जो मैंने एक आपको क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वे में कराई हुई है।
ओके, इन केस नहीं है तो फटाफट से उसको आप रिवाइज करो। नोट नंबर 1 यहाँ आ जाएगा, नोट नंबर 2 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड इज करंट लाइबिलिटी, जिसमें क्या है ट्रेड पेबल। और ट्रेड पेबल में तो आपको कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन में आपको एज इट इज गिवन था ट्रेड पेबल का अमाउंट कितना अमाउंट था 56,500, तो इसको मैंने सीधा ही आउटर कॉलम में अमाउंट के कॉलम में यहाँ पर लिख दिया है। ओके, बाकी सब चीज़ें हम नोट्स के अंदर लिखेंगे जो हमने नोट नंबर 1 एंड 2 बनाए। रोमन नंबर 2 एसेट्स, 1 फिक्स्ड एसेट, उसमें क्या कैटेगरी आएगी सबसे पहले टेंजिबल एसेट की। सेकंड करंट एसेट्स, उसमें क्या कैटेगरी आएगी, उसमें आएगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। बैंक, वो आपको पता ही है, क्या पता है, देखो 31,000 का बैंक बैलेंस था, उन्होंने कहा 12 आपको यूटिलाइज 9, उन्होंने कहा आपको 12 बचाना है। यस, तो जब 12 बचाना है तो कितना बचेगा 12। टेंजिबल एसेट से रिलेटेड आपने कोई जर्नल एंट्री की नहीं है, कुछ यहाँ पर था ही नहीं करने लायक। ओके, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था, इन्वेस्टमेंट को मैंने यहाँ लिखा ही नहीं बिकॉज वो ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। टेंजिबल एसेट का बैलेंस एज इट इज आ जाएगा 3,45,000। तो मेरे को अब क्या करना है, आई जस्ट हैव टू प्रिपेयर नोट नंबर 1 एंड 2। इसका तो मैं यहाँ पर टोटल भी लगा सकता हूँ, देखो कितना हो जाएगा 3,45,000 प्लस 12,000, इट बिकम्स 357,000। ओके, यहाँ पर हम बनाएंगे अपने नोट्स 2 अकाउंट्स। नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हमारे पास दो टाइप की शेयर कैपिटल है, एक है इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरी क्या है, दूसरी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके जी, जो वैसे रिडीम हो चुकी है तो हम यहाँ पर खाली इक्विटी शेयर कैपिटल ही लिखेंगे। देखो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल का, उन्होंने बोला था उसका अमाउंट था 2,25,000। ओके, और इस बार देखो आपने न्यू इशू कितने का किया, इस बार आपने जो न्यू इशू किया है वो आपने किया है, मैं जर्नल एंट्रीज में भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 31,250 से आपका न्यू इशू, टोटल अमाउंट कितना हो गया, ये हो जाता है 2,56,250। ओके, सेकंड नोट की अगर हम बात करें, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, उन्होंने पहले ही बोला था जो रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस है वो सिर्फ प्रॉफिट ही है, तो ओपनिंग बैलेंस रिजर्व एंड सरप्लस का पूरा प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। कितना है वो आपके बैलेंस शीट में 48,000। फाइन, अब देखो आपका पी एंड एल का बैलेंस कहाँ से कम हुआ है, कहाँ से बढ़ा। सबसे पहले तो आपने यूटिलाइज किया लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में, वो था 3,500। देन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी उसी से सोर्स किया, दैट इज 6,500। एंड लास्ट सीआरआर के क्रिएशन में आपने अमाउंट को लगाया, क्रिएशन ऑफ सीआरआर दैट इज 33,750। तो देखो जी ये टोटल कितना हो गया, 48,000 लेस 3,500 लेस 6,500 लेस 33,750, ये आपके पास बचता है 4,250। तो यहाँ पर हमने एक टाइप के रिजर्व की तो बात कर ली, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या हमने कोई और भी रिजर्व क्रिएट किया है, यस, जिसका नाम है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना हमने क्रिएट कर दिया, 33,750। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व,
ये भी हमने क्रिएट किया कितना 6250। तो इससे हमारे टोटल रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट कितना हो जाता है, इसका अमाउंट हमारे पास हो जाता है 44,250। फाइन। तो अब इन दोनों नोट की फिगर्स को हम अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएंगे और अपनी बैलेंस शीट को टैली करेंगे। 256,250 एंड 44,250। तो ये इसका टोटल हमारे पास आ जाता है एग्जैक्टली सेम जो हमारे एसेट का टोटल है, दैट इज 3,57,000। ओके, तो इस क्वेश्चन के साथ आपके इस चैप्टर की पूरी रिवीजन मोर और लेस हो जाती है। मैंने आपको सारे रूल, सारे प्रोविजंस और एक क्वेश्चन जिसमें वो सारे प्रोविजंस अप्लाई होने वाले हों वो आपको समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे और मिलेंगे आपके साथ एक और चैप्टर की रिवीजन के साथ, जिससे हम अपनी अकाउंटिंग की रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके साथ जुड़े रहिए और आपको ये बहुत 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 बेनिफिट देने वाला है। ओके।